गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। आज नई टॉपिक है बच्चों, बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन। क्या बात करते हैं हम लोग? थर्मल एक्सपेंशन। नाम से ही पता चल रहा है, थर्म मतलब होता है हीट। हीट देने पे कोई भी चीज क्या हो रही हो, एक्सपेंड कर रही हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। यहां तीन तरीके से बढ़ सकता है। पहला हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, अगर हीट करने पर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ रही हो, लेंथ इंक्रीज हो रही हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सपेंशन। अगर हम किसी बॉडी को हीट कर रहे हैं, किसी मेटल को हीट कर रहे हैं और उसका एरिया बढ़ रहा हो, तो उसको बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसमें क्या बढ़ता है? एरिया बढ़ता है। और अगर हम किसी बॉडी को हीट कर रहे हैं और उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्या बढ़ रहा हो इसमें? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूं, यहां पर एरिया इंक्रीज कर रहा हूं। तो जैसे हम बात बताएं, आप लोग देखा होगा बिजली के तार, ठीक है, जब नया नया खंबे से खंबे पे लगा होता तो बड़ा तना होता है, देखा कभी? जब उसमें करंट जाता है, करंट जाता है, करंट जाता है, और करंट जाने की वजह से आप लोग जानते हैं हीट प्रोड्यूस होता है। क्लास 10 में फॉर्मूला पढ़ा होगा, H=I²RT। करंट जाने की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वो जो वायर था कुछ दिन बाद ऐसे लटक जाता है। तो देखा है, इसका मतलब उसका लेंथ बढ़ गया, तो किस टाइप का एक्सपेंशन कहलाएगा? लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है। दूसरा चीज हम बात करते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन में क्या होता है? एक मेटल प्लेट होता है, उसको पीट के बड़ा कर दिया जाता है। उसका क्या बढ़ता है? एरिया बढ़ता है। या उसको गर्म करके एक्सपेंड कर देते हैं, उसका एरिया बढ़ रहा हो। पीटने से तो हम उसको सुपरफिशियल नहीं बोलेंगे। जब हम उसको हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे तो उसका क्या होगा? अगर एरिया एक्सपेंड कर रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और तीसरा होता है क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन में क्या होगा? जब बॉडी गर्म होती है, गर्म होने के बाद उसकी वॉल्यूम बढ़ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिकल एक्सपेंशन। एग्जांपल क्यूबिकल एक्सपेंशन का देख सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गर्मी के दिन में टायर में ज्यादा हवा भर के नहीं चलना चाहिए। अगर बहुत लंबे ड्राइव पे आप जा रहे हो तो फोर व्हीलर में फुल हवा को फुल नहीं करना चाहिए। आपके जो फोर व्हीलर का जो व्हील है उसके अंदर टायर है, टायर के अंदर पूरा ट्यूब के अंदर हवा फुल करके नहीं चलनी चाहिए। क्यों नहीं चलनी चाहिए? क्योंकि वो गर्म होगा, जब चलेगा तो ड्यू टू फ्रिक्शन वो पूरी की पूरी टायर क्या होगा? गर्म होगा। टायर गर्म होने की वजह से अंदर हवा क्या होगा? एक्सपेंड होगा। उसकी वॉल्यूम क्या हो रही होगी? इंक्रीज कर रही होगी। और आप पहले से फुल करके चल रहे हो और यहां से लेके खूब भगाते हुए गाड़ी जा रहे हो, नॉन स्टॉप रुके हुए, कहीं ना कहीं वो फटने का चांस बना रहता है, और टायर फटता भी इसी कारण से। तो ऐसे एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो थोड़ा सा हवा कम करके गर्मी के दिनों में हम लोग चलते हैं, है ना, कि अपने आप चलते चलते वो अपने आप भरा जाता है, एक्सपेंड करता है। इस टाइप के एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिकल एक्सपेंशन। बात समझ आ गई? तो लीनियर एक्सपेंशन क्या हुआ? अगर हम किसी मेटल को हीट करते हैं और उसका लेंथ बढ़ता हो तो लीनियर एक्सपेंशन कहलाएगा। अगर किसी मेटल को हम लोग हीट करते हैं, उसका एरिया बढ़ रहा हो तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहलाएगा। और अगर किसी मेटल को हम लोग हीट करते हैं, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिकल एक्सपेंशन। कभी देखा होगा, ये भी एक एग्जांपल बहुत बढ़िया से आपने देखा होगा। एक बलून लो, हवा भर दो और धूप में रख दो। धूप में रखने के बाद वो फट जाता कुछ देर बाद। कभी देखा? क्यों? क्यों? हीट होने की वजह से वो क्या हो रहा है? एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंड कर रहा है, और एक लिमिट से ज्यादा एक्सपेंड किया तो क्या होता है? बलून बस्ट कर जाता है, फट जाता है। यही कारण है। तो लोग कहते हैं गर्मी से फट गया, इससे फट। अरे ठीक है, गर्मी से फट गया, गर्मी की वजह से वो एक्सपेंड कर रहा है, उसकी वजह से वो फट गया। क्लियर? तो इस टाइप के एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिकल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, हेडिंग बच्चों। when a body is heated
when a body is heated, the increase in the size of a body, then the increase in the size of a body is called thermal expansion. Is called thermal expansion. There are three types of thermal expansion. There are three types of thermal expansion. पहला लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड तीसरा क्यूबिकल एक्सपेंशन. तीसरा क्यूबिकल एक्सपेंशन. हो गया. पहला हेडिंग लिखिए बच्चों, लीनियर एक्सपेंशन. लीनियर एक्सपेंशन, it is the increase in the increase in the length of a metal rod. It is the increase in the length of a metal rod on heating is called linear expansion. It's called linear expansion. Next heading, superficial expansion. Superficial expansion, it is the increase in the area of a metal sheet on heating. Area of a metal sheet on heating is called superficial expansion. It's called superficial expansion. Third point, cubical expansion. Third point, cubical expansion. It is the increase in the volume of a block. It is the increase in the volume of a block on heating is called cubical expansion. It's called cubical expansion. ठीक है, तीन टाइप के एक्सपेंशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया. कौन कौन से एक्सपेंशन होते हैं? लीनियर एक्सपेंशन, मतलब अगर किसी बॉडी को हीट किया जाए और उसका लेंथ बढ़ रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सपेंशन. अगर किसी बॉडी को हीट करें उसका एरिया बढ़ रहा हो तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन. अगर किसी बॉडी को हीट करें उसका वॉल्यूम बढ़ रहा हो तो क्यूबिकल एक्सपेंशन. ठीक है, अब इन तीनों का कोफिशिएंट पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा आप लोग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 1, 2 एंड 3. इधर बात करते हैं बच्चों हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन.
इधर बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो पहले हम लीनियर एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करेगा। सपोज करो बच्चों ये आपके पास एक रॉड है, ये आपके पास एक रॉड है, इसका लेंथ कितना है अभी आपके पास L है। इसको आपने हीट किया तो इसका लेंथ बढ़ गया थोड़ा सा नीचे, इतना लेंथ इसका बढ़ गया। सपोज करो ये लेंथ इसका बढ़ गया, इस लेंथ को किससे रिप्रेजेंट कर लें, डेल्टा एल से कर लें। कितना लेंथ बढ़ गया, छोटा सा लेंथ बढ़ गया, मतलब नया लेंथ कितना हो गया, तो नया लेंथ हो गया आपके पास एल डैश। ठीक है, तो ध्यान से समझो बच्चों, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। जैसे मैं बोलूं एक इतना बड़ा सा ढक्कन हो और एक इतना बड़ा सा पेन, दोनों को हीट करूंगा, किसकी लंबाई ज्यादा बढ़ेगी? अगर दोनों को हीट करके ऐसे खींचूं तो किसकी लंबाई ज्यादा बढ़ेगी, पेन की। मतलब जिसकी इनिशियल लेंथ बड़ा है उसको हीट करने पे उसका एक्सटेंशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, है कि नहीं? इसका मतलब इंक्रीज इन लेंथ, इसका मतलब इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। नीचे लिख देते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। मतलब कितना लेंथ इंक्रीज हुआ, कैसे निकालोगे बताओ, कितना इंक्रीज हुआ, बड़ा और हाँ एल डैश माइनस एल, एल डैश में से एल माइनस करोगे तो सिर्फ इतना ही पोर्शन इंक्रीज हुआ, तो इसको बोलते हैं एल डैश माइनस एल। एल डैश माइनस एल, या इसको डेल्टा एल भी लिख सकते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। फिर क्या होगा, इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब अगर टेम्परेचर अभी मान लो ये आपके पास पेन है, इसका टेम्परेचर हमने चेंज ही नहीं किया तो क्या इसका लेंथ बढ़ेगा क्या? टेम्परेचर इसको और टेम्परेचर देंगे, अभी मान लो 37 डिग्री सेल्सियस है, अब इसको और हीट करते गए टेम्परेचर चेंज होता है तो इसका लेंथ बढ़ेगा ना। इसका मतलब इंक्रीज इन लेंथ किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब एल डैश माइनस एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ऐसे लिखेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा आपके पास, जल्दी बताइए। ये मिलेगा एल डैश माइनस एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। अब प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, इक्वल टू का साइन लाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट का नाम क्या होगा बच्चों, इस कांस्टेंट का नाम होगा अल्फा, अल्फा एल डेल्टा टी। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, फॉर्मूला एल डैश माइनस एल को डेल्टा एल भी लिख सकते हो। एल डैश माइनस एल को क्या लिख सकते हो, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, ये भी आप लिख सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं, यस नो? ठीक है, एल डैश माइनस एल क्या, देखो एल डैश में से एल माइनस कर दो, यही तो डेल्टा एल है। इसको हम बोलते हैं, इस अल्फा को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब उसी तरह से हम दूसरा बात कर लें, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। देखो ध्यान से, पहले समझना, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जल्दी से बताओ। सुपरफिशियल एक्सपेंशन में क्या होगा, ये एक प्लेट था जिसका एरिया, इनिशियली एरिया क्या था, ए था, इसको गर्म किया गया, एरिया बढ़ गया, इतना बड़ा हो गया। कितना बढ़ गया, कुछ तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कितना बढ़ा जल्दी बताओ। अब जैसे देखो, हाँ ये हो गया डेल्टा, ऐसे ऐसे देखो, ये इसी के अंदर रख देते तो ज्यादा क्लियर होगा, है ना। ऐसे इस वाले एरिया, ओरिजिनल एरिया आपके पास ये था ए, ये ए था अंदर वाला, और कितना बढ़ा ये, डेल्टा ए बढ़ गया, मतलब नया एरिया क्या हो गया, ए डैश, है ना। चलो बताओ, इंक्रीज इन एरिया क्या होगा, उसी तरीके से जल्दी बोलो। इंक्रीज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ओरिजिनल एरिया। अगर एरिया छोटा सा होगा तो एक्सपेंशन भी छोटा सा होगा, एरिया बड़ा होगा तो एक्सपेंशन भी क्या होगा,
बड़ा सा होगा। इंक्रीज इन एरिया कैसे निकालोगे? ए डैश में से क्या माइनस करोगे? ए डैश माइनस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? ओरिजिनल एरिया क्या था? ए। एकदम सेम टू सेम जैसा ये था। उसी प्रकार इंक्रीज इन एरिया फिर से क्या होगा? हाँ, इंक्रीज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो मतलब ए डैश माइनस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? जल्दी बोलो। डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर इसको क्या बोलिया? सेकंड। क्या लिखेंगे? कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा बच्चों? जल्दी बताओ। ए डैश माइनस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा? जल्दी बोलो। ए डेल्टा टी। प्रोपोर्शन हटाओगे तो क्या मिलेगा? जल्दी बोलो। ए डैश माइनस ए इक्वल टू कला है, प्रोपोर्शन हटाओ तो क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट मिलेगा जिसका नाम क्या होगा? बीटा। बीटा ए डेल्टा टी। और ये एल डैश ए डैश माइनस ए को क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताओ। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ए इज इक्वल टू होगा बीटा ए डेल्टा टी। बताओ बीटा क्या है? वेरी गुड, बीटा है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ये हो गया बीटा। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन आप लोग बता सकते हो कैसे होगा? यस नो? उम्मीद है क्या बता सकते सब। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन कौन था बच्चा? मतलब क्यूबिकल एक्सपेंशन में क्या था? ये एक आपके पास क्यूब था सपोज करो, ठीक है? ये आपके पास एक क्यूब था ऐसे। इनिशियल वॉल्यूम क्या था? V। इसको हीट किया गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, बड़ा हो गया और ऐसे। कितना हो गया नया वॉल्यूम? V डैश हो गया। कितना बढ़ा? डेल्टा V बढ़ा। तो इसका भी निकालो। इंक्रीज इन वॉल्यूम बताओ जल्दी से बच्चों क्या होगा? जल्दी बोलो। इंक्रीज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब V डैश माइनस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? V। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार जल्दी बोलो फिर से। इंक्रीज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब V डैश माइनस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा बच्चों? जल्दी बताओ फटाफट। क्या मिलेगा? जल्दी बोलो। V डैश माइनस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डेल्टा T। जैसे ही हमने प्रोपोर्शन का साइन हटाया, इक्वल टू का साइन लाया, क्या आएगा? कांस्टेंट। क्या नाम होगा? गामा V डेल्टा T। ये इक्वेशन हो गया। अब V डैश माइनस V को आप क्या बोलोगे? जल्दी बताओ। डेल्टा V। ये हो जाएगा डेल्टा V इक्वल टू गामा V डेल्टा T। बताओ गामा क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। बात समझ में आ गई? ये हो गया गामा। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? गामा। समझ में आया? छापो फटाफट। इनका कोफिशिएंट भी हमने देखा था। कोफिशिएंट का फॉर्मूला हमारे पास आया था एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। और इस अल्फा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसकी वैल्यू चाहो तो आप निकाल सकते हो। अल्फा इज इक्वल टू होगा यहाँ पर डेल्टा एल अपॉन में एल डेल्टा टी भी आप कह सकते हो, ठीक है? उसी तरीके से इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर आप चाहो तो यहां से बीटा निकाल लो। अगर आप बीटा निकालते हो तो ये कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा ए हो जाएगा अपॉन में ए डेल्टा टी, जिसको हम बोल सकते हैं क्या? कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एंड तीसरा यहां से अगर आप गामा निकालना चाहो तो गामा निकाल लो। गामा बराबर आपके पास हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन में वी डेल्टा टी, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है? इन तीन एक्सपेंशन के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन क्या है, आज उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे।
इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम, मतलब जो एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं कि अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन है, डिराइव करके दिखाइए। ठीक है, तो आज का हेडिंग होगा रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। हेडिंग होगा वो होगा रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। जल्दी से बताओ बच्चों, ये अल्फा बीटा और गामा, अल्फा क्या था? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बीटा क्या था? कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एंड गामा क्या था? हाँ, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन पढ़ना है, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो ध्यान देना है। चलिए, तो पढ़ने से पहले हम लोग एक क्यूब ले लेते हैं, समझने की बात करेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग को समझ में आ जाएगा। सपोज करो ये हमारे पास एक क्यूब है जिसका इनिशियल लेंथ क्या था? हमारे पास L था। ठीक, ऑन हीटिंग जब इसको हीट किया उसके बाद इसका वॉल्यूम बढ़ गया। सपोज करो लाइक दिस, थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं। हीट करने के बाद वॉल्यूम बढ़ गया क्या? अगर वॉल्यूम बढ़ा तो इसका मतलब इसका साइड भी बढ़ा होगा। अगर इतना लेंथ आपके पास, देखो बच्चों, L होगा तो ये लेंथ आपके पास क्या होगा? डेल्टा L लेंथ बड़ा होगा। बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? यस नो? तो इनिशियल वॉल्यूम, ये इनिशियल था बिफोर हीटिंग। ये क्या था आपके पास? क्यूब था बिफोर हीटिंग, हीट करने से पहले, बिफोर हीटिंग। और ये क्यूब कब आया? आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद हमने क्या पाया कि इसकी जो साइज थी वो बढ़ गई। ठीक है, कैसे बढ़ गई इसका हम एक डेमोन्स्ट्रेशन भी आज आपको दिखाएंगे कि कैसे लीनियर एक्सपेंशन होता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं दिखाऊंगा, देखने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, इस क्यूब को जब अभी हीट नहीं किया गया था तो उस समय इसका वॉल्यूम कितना होगा? बताओ, इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इनिशियल वॉल्यूम जो होगा V विच इज इक्वल टू क्या होगा? L का क्यूब। होगा कि नहीं होगा? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? L का क्यूब। अब देखो, ऑन हीटिंग दिस क्यूब, ऑन हीटिंग दिस क्यूब its length increases, therefore its volume is also increases। जब हमने इस क्यूब को हीट किया तो इसका लेंथ भी बढ़ा और साथ साथ क्या बढ़ा? वॉल्यूम भी बढ़ा। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों? देखो, तो ऑन हीटिंग दिस क्यूब द वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस, तो नया वॉल्यूम जो हो जाएगा वो V डैश कितना हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बताओ तो आप लोग। L, हाँ बोलो 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 बोलो, L प्लस डेल्टा L का होल क्यूब हो जाएगा क्या? यस नो? L प्लस डेल्टा L, क्योंकि अब नया लेंथ हो चुका है L प्लस डेल्टा L। और डेल्टा L की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर देखो पढ़ा था, क्या था? अल्फा L डेल्टा T। तो हम लोग लिखेंगे सिंस, ऐसे लिख लेते हैं यहां पर, सिंस डेल्टा L इज इक्वल टू होता है अल्फा L डेल्टा T। रख सकते हैं क्या यहां पर? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V डैश इज इक्वल टू हो जाएगा L प्लस अल्फा L डेल्टा T का होल क्यूब हो जाएगा। यस नो? तो V डैश की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? थोड़ा ध्यान दो, इसमें भी L है इसमें भी L है, बाहर निकालोगे तो बाहर L का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अरे कॉमन लेकर के, चूंकि पूरे का क्यूब था तो बाहर L भी निकाला तो L का क्या हो जाएगा? क्यूब। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा T का होल क्यूब बचेगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। V डैश की वैल्यू क्या होगी? L क्यूब। A प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ A इंटू
बी इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही होता है क्या? यस नो? तो यहां लिखेंगे वी डैश इज इक्वल टू एल का क्यूब, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? अल्फा डेल्टा टी प्लस थ्राइस ऑफ अल्फा का स्क्वायर इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। ये जो अल्फा होता है ना बहुत छोटा होता है। मान लो अगर अल्फा की वैल्यू 0.001 है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा, 0.0000001 इतना हो जाएगा, होगा ना? उसका क्यूब क्या होगा? और छोटा होगा। तो जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सिंस अल्फा इज स्मॉल therefore its square becomes very very small and its cube is also becomes very very small, जिसको हम लोग क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सिंस, यस लिखेंगे सिंस अल्फा इज स्मॉल hence alpha square and alpha cube becomes very very small, therefore it can be neglected, जिसकी वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर को नेग्लेक्ट करें, नेग्लेक्ट का मतलब उसकी जगह 0 मान लें, तो क्या बचेगा हमारे पास? बच्चों जल्दी से बताओ, देखो तो क्या मिलेगा? वी डैश इज इक्वल टू एल क्यूब, बोलो बच्चों, 1 प्लस ये तो खत्म, सिर्फ बचेगा 3 अल्फा डेल्टा टी। और एल क्यूब क्या था बच्चों? ऊपर देखो हम लोगों ने पढ़ा है, एल क्यूब क्या था? वी था। तो एल क्यूब की जगह क्या लिख लेंगे? वी। तो वी डैश इज इक्वल टू वी ब्रैकेट में 1 प्लस थ्राइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात। इस चाहो को तो इस वी को इसके नीचे भेज दो, वी डैश अपॉन में वी इज इक्वल टू 1 प्लस थ्राइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं। इस 1 को इधर भेज दो, वी डैश अपॉन में वी माइनस 1 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। एलसीएम ले लिया तो क्या मिलेगा? वी डैश माइनस वी अपॉन में वी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। अब वी डैश माइनस वी क्या होता था? देखो पीछे कल हम लोगों ने पढ़ा था, वी डैश माइनस वी क्या था? देखो वी डैश माइनस वी, देखो वी डैश माइनस वी क्या था बच्चों? गामा वी डेल्टा टी, यही तो था। तो लिख सकते हैं क्या? हमारे पास क्या रीजन लिखेंगे? वी डैश माइनस वी क्या होता है? जल्दी बोलो बच्चों, गामा वी डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां रख लेते हैं, गामा वी डेल्टा टी अपॉन में वी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल और वी से वी कैंसिल, क्या मिला आपके पास? जल्दी बताओ। गामा और 3 के इसको नीचे मिले तो 3 इज इक्वल टू क्या मिला? अल्फा। इक्वेशन नंबर इसको बोल लेते हैं सेकंड। ठीक है, बात समझ में आई? ये इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करते हैं, जिस प्रकार हमने वॉल्यूम निकाला था उसी प्रकार इसका ये बेस का एरिया भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं? देखो एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना, ऐसे ही समझिएगा। तो आपके पास ये नीचे बेस वाला था, इनिशियली था, बिफोर हीटिंग। ये क्या था? बिफोर हीटिंग। बताओ लेंथ कितना था बिफोर हीटिंग? एल था। और आफ्टर हीटिंग इसका ये बढ़ गया था, क्या हो गया था? जल्दी बोलो। एल प्लस डेल्टा एल बढ़ गया था क्या? तो बिफोर हीटिंग वॉल्यूम कितना होगा? जल्दी से बताओ। बिफोर हीटिंग एरिया कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। एंड आफ्टर हीटिंग? वेरी गुड, आफ्टर हीटिंग आपके पास एरिया बिकम्स एरिया हो जाएगा ए डैश विच इज इक्वल टू क्या होगा? एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? बस सॉल्व करो। तो ए डैश इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? जल्दी बोलो। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, या अभी मत लगाओ। एल प्लस डेल्टा एल की जगह क्या लिखोगे? फिर से वही पुराना चीज देखो,
डेल्टा एल की जगह आप क्या लिखोगे, ऊपर हम लोग देखे थे क्या लिखे थे, अल्फा एल डेल्टा टी। लिख सकते हैं, लिख लो, अल्फा एल डेल्टा टी, अल्फा एल डेल्टा टी का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, डेल्टा एल विच इज इक्वल टू एल डस माइनस एल था, जिसकी जगह हमारे पास क्या होता है, अल्फा एल डेल्टा टी। लिख सकते हैं। इसमें से एल दोनों में कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो बताओ बाहर क्या आएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर था। ब्रैकेट में क्या बचेगा, जल्दी बोलो, 1 प्लस अल्फा, एल तो निकल चुका है, अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग स्क्वायरिंग कर लेते हैं बच्चा, बात नहीं। क्या मिलेगा जल्दी बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा डेल्टा टी। अब बताओ यहाँ फिर से अल्फा का स्क्वायर आ रहा है, फिर इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो हम यही वाला स्टेटमेंट ऊपर से उठा लेते हैं, क्या लिखेंगे, सिंस अल्फा इज स्मॉल देयरफॉर, हाँ समझ तो गए तुम लोग, बहुत तेज लड़के। यहां से स्टेटमेंट को उठा के यहाँ पे भेज देते हैं, क्या लिखा, सिंस अल्फा इज स्मॉल हेंस अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, देयरफॉर इट कैन बी नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यस नो। मुझे आग कैसा लग रहा है, गरम गरम महसूस हो रहा है। चलो, तो ये देखो, इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, क्या बचा बच्चों, ए डैश इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। एल स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, एल स्क्वायर की जगह देखो ए लिख सकते हैं, लिखना ए डैश इज इक्वल टू ए और 1 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी, इसको इधर भेज दो, ए डैश अपॉन में ए इज इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। 1 को इधर भेजते हैं, क्या मिलेगा जल्दी बताओ, ए डैश अपॉन में ए माइनस 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी, क्या मिलेगा, ए डैश माइनस ए अपॉन में ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। जल्दी से अब मुझे कोई बच्चा बताओ तो थोड़ा देखे किसी को याद है कि नहीं, ए डैश माइनस ए क्या हुआ करता था, वेरी गुड, बोलो, बीटा ए डेल्टा टी, वेरी गुड। तो इसके जगह लिख सकते हैं बीटा ए डेल्टा टी अपॉन में ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 2 को बीटा के नीचे लेते आते हैं, इक्वल टू क्या मिल गया, अल्फा। इक्वेशन नंबर इसको बोल लेते हैं थर्ड, थर्ड ऊपर वाले को सेकंड माने होंगे, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन, हाँ बच्चा बात नहीं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, सेकंड वाला इक्वेशन में क्या था आपके पास, अल्फा बराबर आया था गामा बाई 3, पहले सेकंड वाला इक्वेशन ऊपर वाले देखो, अल्फा बराबर देखो आया था गामा बाई 3, यहां पे देखो आया था। और थर्ड वाले इक्वेशन में यही अल्फा किसके बराबर आ रहा है, बीटा बाई 2 के बराबर आ रहा है। तो ये अल्फा गामा बाई 3 के भी बराबर है और यही अल्फा बीटा बाई 2 के भी बराबर है कि नहीं है। तो देयरफॉर आप ऐसे लिख सकते हो क्या, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3। इसमें सबसे बड़ा कौन होता है, गामा। गामा इज इक्वल टू होता 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। नाम से ही पता चला, गामा पहलवान इंडिया के सबसे बड़े पहलवान इंसान थे, है ना। तो जब वो बहुत ताकतवर हुए तो इसी तरह से ये गामा भी क्या है, यहाँ पर बहुत ताकतवर है। चलो फटाफट नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क लगा लेना, ठीक है। अब इसमें 2 ग्राफ आपको रीड करना होगा, एक होगा वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, और दूसरा होगा डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर। दोनों सेम ही ग्राफ है लेकिन बस चेंज कर दिया गया इसको समझने के लिए आपके लिए। दूसरा है डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है,
दोनों ग्राफ क्या कह रहा है, दोनों ग्राफ क्या कह रहा है इसको ध्यान देते हैं। देखिए पहला ग्राफ क्या बोलते हैं, अगर हम टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बना रहे हैं और इधर हम बना लेंगे डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का। बहुत अच्छा सा कहानी है, इसके पीछे आपको कहानी समझाएंगे ये क्या होता है। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें, इधर हम वॉल्यूम लिख लें, लगभग 10 की पावर -3 मीटर क्यूब में इधर की डेंसिटी आपके पास वॉल्यूम है, और इधर जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में। ठीक, तो यहां पर हम लोग करते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे 10 तक गया है, 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे डॉटेड डॉटेड करते हुए यहाँ पे मान लो आपके पास 100 है। ठीक, तो वाटर बच्चों होता क्या है, कहानी समझिएगा। वाटर अगर जो हमारे पास वॉल्यूम है, इनिशियली मैं ले लेता हूं, एक वॉल्यूम हो गया यहाँ पर 1.00000 और दूसरा यहाँ एक वॉल्यूम है 1.0013 1.0013। तो इनिशियली होगा क्या बच्चों, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं वॉल्यूम घटेगी। कब तक घटेगी, जब तक कि 4 डिग्री सेल्सियस ना आ जाए। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस आएगा उसके बाद अब जैसे जैसे फिर हीट करेंगे तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ऐसे देखो ग्राफ कैसा बनेगा, थोड़ा समझने का प्रयास करो। मैंने हीट किया, पहले 1 डिग्री सेल्सियस पे आया तो टेम्परेचर घटा, वॉल्यूम घटा 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 घटा, कब तक घटा, जब तक कि 4 डिग्री सेल्सियस पे नहीं आया। फिर अगर हम टेम्परेचर और बढ़ाते जाए, देखो हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, वॉल्यूम घटते गया, कब तक घटते गया, जब तक कि 4 डिग्री सेल्सियस ना हो गया। और जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस बाद 5 डिग्री सेल्सियस पे आप बढ़ने लगे तो ये इसका वॉल्यूम क्या हो गया, ऐसे बढ़ने लग गया। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, बहुत सिंपल सी कहानी है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास कांस्टेंट है तो अगर वॉल्यूम देखो पहले घट रहा था, तो अगर हम यहाँ डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बना दें, इधर लिख दे डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस में और डेंसिटी होगा आपके पास वही 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब में। ठीक है, तो होगा क्या, अब देखो यहां पर मैं यहां पे कुछ टेम्परेचर लिख लेता हूं। ये हो गया आपके पास 0 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है, 6 7 8 9 10। ठीक, अब क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। उल्टा होगा मतलब अभी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो वॉल्यूम घट रही थी, तो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी, जब तक कि 4 डिग्री सेल्सियस ना मिल जाए, और फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद डेंसिटी धीरे धीरे क्या होगी, घटने लगेगी। मतलब लाइक दिस, ये है आपके पास कुछ डेंसिटीज आपके पास ऐसे ऐसे हैं, उनमें से एक डेंसिटी है मार्किंग आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिएगा कि ये है 4 डिग्री सेल्सियस। मैं यहां पर एक डॉटेड लाइन खींच लेता हूं ऐसे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ऐसे मैं बना लेता हूं, इसको डॉटेड लाइन से कर लेता हूं, कलर कोई और कर लेता हूं इसका। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर जो होगा ये धीरे धीरे डेंसिटी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक। फिर 4 डिग्री सेल्सियस पे देखो यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा था तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा 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 घटेगा। ठीक है, अब देखो ये क्यों जरूरत है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा सारे लिक्विड के साथ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वाटर के साथ होता है। इसी वजह से जो हमारे जो अब बताता हूं, जो ठंडी के दिनों में जाओगे बर्फीली जगहों पर, वहां जो पॉन्ड वगैरह होता है, पॉन्ड वगैरह जो देखो आइस भी वाटर का ही बना हुआ है कि नहीं,
तो ऐसा होना चाहिए था कि अगर ठंडी पड़ रही है, पूरी चिल्ड हो रही है, तो पूरा का पूरा समुद्र या जो नदी होती है, नॉट समुद्र, पूरी की पूरी नदी जो है वो जम जानी चाहिए, जम जानी चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है, सिर्फ ऊपर का जो परत है वो कितना बर्फीली हो जाती है, और अंदर वाटर जो होता है उसकी टेम्परेचर कितना रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसकी वजह से वहां जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो मछली है या कोई भी जो नदी में रहते हैं, कोई भी जीव जंतु जो रहते हैं, वो आराम से सरवाइव कर पाते हैं। यही कारण है। अगर पूरा का पूरा जम जाता, पूरा का पूरा जम जाता, तो वाटर के लेवल भी बढ़ जाती, क्योंकि डेंसिटी बढ़ जाती, डेंसिटी बढ़ जाती तो वो बर्फ जम के इतना मोटा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। वाटर अपने कहता क्या है कि जैसे जैसे डेंसिटी, देखो यहां पर देखो, जैसे जैसे अब टेम्परेचर बढ़ता गया, टेम्परेचर या कम करते गया, तो धीरे धीरे डेंसिटी इसकी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। जब डेंसिटी कम होगी तो वो क्या होगा, आइस बनकर के ऊपर की ओर फ्लोट करने लगता है। और अंदर का पानी, मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है, देखो 4 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम डेंसिटी उस समय होती है। मैक्सिमम डेंसिटी का मतलब वाटर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे, और जिसकी डेंसिटी कम वो कहां जाएगा, ऊपर। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो कहां आ जाएगा, नीचे, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो कहां आ जाएगा, आपके पास ऊपर। इसी वजह से ये बर्फ ऊपर फ्लोट करने लगता है, और अंदर का जो टेम्परेचर होता है वाटर का, वो 4 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। और आराम से उसके अंदर जो मछली है, जीव जंतु जो भी है, वो सर्वाइव कर जाता है, उनको नुकसान नहीं होता। नहीं तो क्या होता, बर्फ के दिनों में पूरा पूरा बर्फ अगर बन जाता, पूरा का पूरा पानी, पूरे मर जाते, जम करके खत्म हो जाते। यही कारण है। कभी भी आप लोग जाइएगा वहां पर, तो अगर इतना बड़ा सा रॉड लेकर के उसको खोदिएगा तो उसमें से पानी निकलेगा। आपने देखा भी होगा डिस्कवरी वगैरह पे, है ना, लोग ऐसे ऐसे पानी ऐसे निकालते हैं, तो उसमें से मछली वगैरह उसमें से निकालते हैं, या कुछ भी अंदर से पानी निकालते हैं। देखा होगा आपने, देखा है कि नहीं, वीडियो वाले बच्चों, देखा है आपने? रुकिए मैं दिखाता हूँ। एनॉल्मस एक्सपेंशन यही कहता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, डेंसिटी बढ़ेगी, कब तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक। और जैसे 4 डिग्री सेल्सियस आया, उस समय उसकी डेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, मैक्सिमम डेंसिटी। ठीक। और 4 के बाद जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसकी डेंसिटी क्या होगी, फिर घटने लगेगी। ठीक है। इसी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स है, वो बर्फीली जगहों पर जो ऊपर बर्फ पड़ता है, तो ऊपर ही बर्फ का लेयर रह जाता है, अंदर का जो टेम्परेचर होता है स्टिल कितना मेंटेन रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस, और वो सरवाइव कर पाते हैं। बात समझ में आ गई? यस नो? वीडियो वाले बच्चों जल्दी बोलो। यस यस सर। सर। चलो लिख लो तो इसके बारे में फटाफट, उसके बाद ग्राफ बना लेना। इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए। लिखिए, ऑलमोस्ट ऑल द लिक्विड expand on heating, expand on heating, except water, except water, because when when water is at 0 degree Celsius, when water at 0 degree Celsius is heated, when water at 0 degree Celsius is heated, its volume decreases, its volume decreases, and therefore its density increases, and therefore its density increases until the temperature reaches 4 degrees Celsius, until the temperature reaches 4 degrees Celsius, full stop. Above 4 degrees Celsius, above 4 degrees Celsius, the volume increases, the volume increases, and therefore density decreases, density decreases,
thus फुल स्टॉप करके thus water at 4 डिग्री सेल्सियस water at 4 डिग्री सेल्सियस हैज मैक्सिमम डेंसिटी। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा ये वर्ड को, मैं पूरे सेंटेंस को, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस हैज मैक्सिमम डेंसिटी। आप लोग तो केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे स्पेसिफिक हीट। अब मैं बताता हूं स्पेसिफिक हीट। बहुत सिंपल तरीके से इसको याद रखिएगा, बस अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो काम आपके पास हो जाएगा। C इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू अपॉन में m डेल्टा टी। ठीक है, फॉर्मूला याद रहा तो आप डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या कहता है स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट क्या कहता है कि किसी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को, ये मास दिख रहा है आपके पास, किसी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को कितना हीट दिया जाए। क्यू क्या होता है? हीट ना। किसी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को कितना हीट दिया जाए कि उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का राइज हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाए, इसी को हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट। तो गोल गोल घुमा दिया पूरा। किसी सब्सटेंस को, किसी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को कितना हीट दिया जाए कि उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का राइज हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कोई बता सकता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। किसी सब्सटेंस को कितना हीट दिया जाए कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। इसका ऐसा यूनिट भी आप लोग निकाल सकते हो। जैसे देखो फटाफट बताओ तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? इट्स ऐसा यूनिट क्या होगा? जल्दी से बोलो। हीट का क्या हो गया ऊपर? जूल, मास का केजी, टेम्परेचर का केल्विन। तो क्या होगा? जूल पर केजी पर केल्विन। ये इसका क्या होगा? ऐसा यूनिट। समझ में आ गया? अगर हम सीजीएस यूनिट बोले, बोलो क्या होगा? हम जानते हैं गड़बड़ी सब करेंगे, हम जानते हैं गड़बड़ी सब करेंगे। जो सी, ये तो हो गया ऐसा ही। अगर हम सीजीएस की बात करें तो देखो हीट का जो हीट एनर्जी है तो कहोगे सर इसका होता है कैलोरी। सीजीएस यूनिट क्या होता है? कैलोरी। याद है ना? मैंने बताया था, यही गलती सब करते हैं, सब लिखते हैं अर्ग पर ग्राम। तो अर्ग नहीं, कैलोरी। और नीचे क्या होगा? मास का क्या होगा? ग्राम। और टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस। तो हो जाएगा कितना? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये उसका हो जाएगा सीजीएस यूनिट। बात समझ में आ गई? तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है, पर पहचानो ये किसकी ऐसा यूनिट है, या बताओ स्पेसिफिक हीट की ऐसा यूनिट क्या हो। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, हेडिंग लिखो, स्पेसिफिक हीट। The amount of heat, the amount of heat required, the amount of heat required to raise the temperature of, required to raise the temperature of unit mass of substance, required to raise the temperature of unit mass of substance through 1 degree, through 1 degree is called specific heat. It's called specific heat. अब ये फॉर्मूला लेकर के नीचे नोट में लिख लीजिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट। इसको हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्मॉल सी था,
ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट, एकदम सेम तरीके का फॉर्मूला है। कैपिटल C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन में N डेल्टा T होगा। समझ में आ गया? N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मतलब सर समझ में नहीं आया आपकी बात, समझा देते तो बड़ा अच्छा होता। अब देखो ध्यान से, इसमें डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को कितना हीट दिया जाए कि उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट। इसमें क्या बोला जा रहा था? यूनिट मास को कितना हीट दिया जाए कि उसकी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए, उसको बोला गया था स्पेसिफिक हीट। बस यहां मास था, यूनिट मास को हीट दिया जा रहा था, और यहां किसको हीट दिया जा रहा है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हीट दिया जा रहा है। ठीक है वीडियो वालों, यस नो? यस नो? इसका डेफिनेशन कैसे हो जाएगा इंग्लिश में बताओ फटाफट, देखें तो, कोई बच्चा बोल के देखो। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of substance through 1 degree is called molar specific। याद हो गया? बहुत सिंपल है, एकदम सेम चीज। वहां यूनिट मास की जगह बस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लिख देना है, सारा खेल से। अब जल्दी से बताओ इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए कौन बच्चा बताता है। जल्दी से बताओ इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, पहला पॉइंट। इट्स ऐसा यूनिट इज, जल्दी बताइए आप लोग। वापस ऊपर हो गया जूल, और नीचे n नंबर ऑफ मोल्स का मतलब ये होगा मोल की पावर -1, MOL होगा, ये नहीं, और केल्विन की पावर -1। बताओ इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो। कैलोरी मोल इनवर्स पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? तो लिखो मोलर स्पेसिफिक हीट, the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance through 1 degree Celsius is called molar specific heat, फॉर्मूला इसका लिख करके नीचे नोट में जो भी लिखा हुआ लिख लीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग आपके पास है कैलोरीमेट्री, CALORIMETRY, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या है? एक फिजिक्स का एक ब्रांच है जहां पर हम हीट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, हीट के मेजरमेंट के बारे में जहां स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैलोरीमेट्री। और जहां पर हम लोग टेम्परेचर के मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं उसको क्या बोलते थे? थर्मोमेट्री ना। जहां टेम्परेचर मेजरमेंट थर्मोमेट्री, और जहां हीट का मेजरमेंट कैलोरीमेट्री। ठीक है, इसका प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सीधा सा प्रिंसिपल है। जितना हम हीट लूज करेंगे उतना ही दूसरी वाली बॉडी क्या कर रही होगी? हीट को गेन कर रही होगी। कब तक हम लूज कर रहे होंगे और कब तक गेन कर रहे होंगे, सबसे बड़ी बात यह है। तब तक हम हीट लूज करेंगे और तब तक वो हीट गेन करेगा जब तक इन दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो अभी ठंडे के दिनों में आप किसी लोहे के रॉड को पकड़ो, आपको कैसा महसूस होगा? शुरुआत में ठंडा। इसका मतलब वो ठंडा, उसका टेम्परेचर कम है और आपका टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। कब तक ठंडा महसूस होगा? कुछ देर तक। हीट ट्रांसफर कर रहे हैं आप। हीट किधर से किधर ट्रांसफर होता है? फ्रॉम हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी ट्रांसफर होता है ना। आपके हाथ से उस लोहे के हैंडल में, जो मान लो आपके पास दरवाजे में हैंडल लगा होता है, कहीं भी हैंडल लगा होता है, उसमें हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। कब तक?
जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। ऐसा नहीं ना कि सिर्फ हम पकड़े रहे, वो गर्म होता गया गर्म होता गया, कुछ देर बाद पिघल गया, ऐसा हो गया। आयरन मैन तो है नहीं, हम लोग पिघला देंगे, है ना। तब तक टेम्परेचर फ्लो करेगा, मतलब हीट फ्लो करेगा, टेम्परेचर नहीं हीट फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री। द हीट गेन्ड बाय द या द हीट लॉस्ट बाय द बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द अनदर बॉडी। जितना हम हीट लूज करेंगे उतना ही वो हीट गेन करेगा, अगर यहां पर हीट का एक्सचेंज सराउंडिंग से नहीं हुआ है तो। ऐसा भी होता है ना कि हम यहां से हीट, मेरी बॉडी भी तो हीट, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा बताओ। अगर हम बाहर खड़े हो जाते हैं, बाहर का टेम्परेचर कैसा होगा, ठंडा। हमारा टेम्परेचर कैसा होगा, गर्म। हम वहां जाके रॉड पकड़ रहे हैं, तो हम रॉड के साथ तो एक्सचेंज कर ही रहे हैं, साथ में सराउंडिंग के साथ में भी एक्सचेंज कर रहे हैं ना। लेकिन हम अगर ऐसा ना करें, सराउंडिंग से हम एक्सचेंज ना करें, हम सिर्फ उस बॉडी को पकड़े, हमारा हीट उस बॉडी में है, तो जितना हम हीट लूज करेंगे उतना ही हीट वो क्या करेगा, गेन करेगा। तब तक हम लूज करेंगे या तब तक वो गेन करेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मो सॉरी कैलोरी, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बात समझ में आ गई? तो लिख लो फटाफट, वीडियो वालों समझ में आया? यस नो बोलो बच्चों। लिखो लिखो कैलोरीमेट्री। अभी भी आप टाइल्स पे घर पे उतरते हो तो बड़ा ठंडा लगता होगा, छना छन, लेकिन कुछ देर तक खड़े हो जाते हैं तो गर्म हो जाता है। रजाई में पैर डालते होंगे तो शुरुआत में बहुत ठंडा लगता होगा, क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर कुछ कम है और आपके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। या हो सकता है आपके बॉडी का टेम्परेचर कम हो, उसका टेम्परेचर ज्यादा हो, है ना। तो कुछ देर में मेंटेन हो जाता है। ऐसा नहीं ना कि आप रजाई के अंदर पैर रखे उसके अंदर आग लग जाता कुछ देर बाद, आप गर्म करते गए आग, ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा होता है क्या? नहीं। कब तक होता है? जब तक दोनों का टेम्परेचर जैसे ही मेंटेन हो जाएगा फिर हीट एक्सचेंज होना बंद हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी। चलिए लिखिए, हेडिंग लिख लीजिए कैलोरीमेट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the measurement of heat, that deals with the measurement of heat is called calorimetry, is called calorimetry. नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। The principle of calorimetry states that the principle of calorimetry states that the heat gained by the cold body, the heat gained by the cold body must be equal to, must be equal to, must be equal to the heat lost by the, must be equal to the heat lost by the hot body, hot body, provided that, provided that there is no exchange of heat, provided that there is no exchange of heat with the surroundings, there is no exchange of heat with the surroundings। ठीक है, तो ऐसे लिख लेना, हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। समझने में आसानी रहेगा। हीट गेन नीचे लिख लेना, हीट गेन बराबर हीट लॉस्ट। समझ में आ गया? वीडियो लो आया समझ में आप लोगों को? यस सर।
तो क्यों, अब समझ में आ गया होगा क्यों ठंडा लगता है उसको पकड़ने में। कब तक ठंडा लगता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट उम्मीद है सबको, है ना। कब तक लगेगा, जब तक कि आपके बॉडी का टेम्परेचर और सामने वाले का टेम्परेचर, जो भी कोल्ड बॉडी हो, इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता है। चलिए अब एक चेंज ऑफ स्टेट है, ये तो आप लोग बचपन से पढ़े, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझिएगा, मैं आपको बस समझा देता हूं। ये मान लो हो गया सॉलिड, ये हो गया आपके पास एक लिक्विड, और ये हो गया आपके पास गैस। समझाने के लिए बता रहा हूं बच्चों, बस समझ लीजिएगा, बहुत इजी है, आप लोग चेंज ऑफ स्टेट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग कोई नया चीज ये पढ़ा रहा हूं मैं, ये तो बार बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन हाँ है तो मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा कहानी क्या होता है, ठीक है। इसको लिख लेता हूं हम लोग सॉलिड, लिक्विड, और यहां पर गैस। अब बच्चों जल्दी से बताओ, अगर कोई बॉडी सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सॉलिड से लिक्विड, मेल्टिंग, इसको क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे लोहा है, उसको जब मेल्ट करोगे तभी तो लिक्विड स्टेट में आएगा। यस नो बोलो वीडियो वाले बच्चों। यस सब बोलते रहो, लगेगा कि हाँ तुम लोग हो, तुम लोग तो ऐसे एकदम शांत होकर बैठ जा रहे हो कि जैसे लग रहा है कि तुम लोग पता नहीं कहाँ बैठे पड़े हो, तो बोलते रहो, हमको भी समझ में आया। अच्छा फिर से बताओ, लिक्विड से गैस में आ गया तो क्या बोलोगे उसको? वेपर, वेपराइजेशन, वेपर में हो गया ना, इसको क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। याद है कि नहीं याद है? अरे पानी है, भाप बन के ऊपर उड़ जा रहा है, वेपराइजेशन। अच्छा इसे उल्टा देखा जाए, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या बोलोगे? कंडेंसेशन। अरे ऊपर जाता है, बादल बन जाता है, जब ठंडा होता है तो फिर बारिश होकर नीचे आती है, इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, है ना। फिर बताओ, लिक्विड से सॉलिड में बन जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, है ना, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। अरे देखा होगा पानी है, उसको फ्रीजर में डालते हो तो जम करके बर्फ बन जाता है, सॉलिड हो गया ना। अच्छा अब अगला प्रोसेस इसी में होता है कि डायरेक्ट सॉलिड से कोई बॉडी डायरेक्ट गैस बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। वेरी गुड। इसी का जस्ट उल्टा भी होता है, अभी सॉलिड से गैस बन गया, गैस से सॉलिड भी कुछ बनते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं? इसको भी तो सब्लिमेशन ही बोलते हैं। गैस से सॉलिड बना, इसको क्या बोलेंगे? इसको भी सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस है, गैस से सॉलिड, सब्लिमेशन। जैसे देखा होगा कैम्फर बॉल, नैप्थलीन बॉल जिसको बोलते हैं, कैम्फर, वो क्या बोलते हैं, कारगोली, कपूर गोली, जो कपड़े उपड़े में डाला जाता है, एकदम देखा होगा सॉलिड रहता है और कपड़े में डाल करके रख दिया जाता है, कीड़ा उड़ा ना लगे कपड़े में, और देखोगे 1 साल बाद निकालोगे तो गोली गायब हो जाता है अंदर से। तो क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से किसमें बन गया? गैस बन गया। ऐसा भी नहीं ना कि वो जहां पर रखे उसमें दाग बन गया, कपड़ा लग गया, ऐसा कुछ नहीं होता, डायरेक्ट सॉलिड। लिक्विड में आता ही नहीं, क्योंकि लिक्विड में आता तभी तो दाग बना था, लिक्विड में आया ही नहीं, डायरेक्ट सॉलिड से कहां चला गया? गैस, दाग वगैरह कुछ नहीं बनाता। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट्स। इसको क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ स्टेट्स। चाहो तो बना लो, चेंज ऑफ स्टेट्स ऐसे ही बना लो, बाकी प्रोसेस आप समझ गए हो। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें एक नया टॉपिक है रेगुलेशन, बस सीख लेते हैं क्या होता है। REGULATION, रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या होता है ध्यान से समझिएगा। कभी आपने बर्फ का टुकड़ा देखा है? जैसे ये हमने एक आइस क्यूब ले लिया, ये मान लो पूरा बर्फ है, ठीक है, ये आपके पास आइस का बना हुआ है, और मैंने क्या किया, इससे एक तार को ऐसे लटका दिया, एक वायर लिया, इसको ऐसे लटका दिया,
और यहाँ पे एक वेट लटका दिया ऐसे, ठीक है, और इस बर्फ को किसी चीज पे ऐसे रख दिया, एक टेबल इधर है, एक टेबल इधर है ऐसे। बताओ क्या होगा, जानते हो क्या होगा? मान लो यहाँ पे इस वेट को थोड़ा सा हाइट कम कर देते हैं ऐसे, यहाँ पे खूब भारी सा वेट ऐसे लटका दिया, क्या होगा? बीच से टूट जाएगा, है ना? वेरी गुड, सही बोल रहा है सर, ऐसा होगा लेकिन ऐसा नहीं होगा। सही बोल रहा है कि सर ऐसा हमें दिखाई देगा लेकिन ऐसा नहीं होगा। होगा क्या बच्चों, मैं आपको बताता हूं। देखो, जब सपोज करो मेरे पास ये एक बर्फ का टुकड़ा है, सपोज करो ये बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा, यहां पे मैंने एक तार लटकाया, तो जहां पे तार लटका हुआ है और यहां पे नीचे वेट, ऐसे तार लगा के एक वेट लटका दिया बर्फ, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे आइस यहां मेल्ट करना स्टार्ट होगा। तो तार क्या होगा, धीरे धीरे, अभी यहां पे ऊपर था तो धीरे धीरे घुसते घुसते अंदर आएगा, यहां मेल्ट होगा, और जैसे जैसे प्रेशर कम होगा आइस जो आपके पास है वो फिर से जमने लगेगा। मेरी बात समझने का प्रयास करिए, मतलब कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी, जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूं, ऐसे तो नहीं है, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे तार, यहां पे प्रेशर पड़ा, ये गलना स्टार्ट होगा, गलना स्टार्ट होगा, गलना स्टार्ट होगा, फिर जहां प्रेशर बढ़ रहा है, जहां पे तार है वहां प्रेशर ज्यादा, और जहां तार नहीं है वहां प्रेशर क्या कम, ऊपर का फिर से क्या होने लगेगा, जमने लगेगा, तार अंदर घुसते जाएगा, ऊपर का जमने लगेगा, तार घुसते जाएगा, कुछ देर बाद ये वेट नीचे गिर जाएगा, ये टूटेगा नहीं, ऐसे कैसे जमा रहेगा, क्यों? इसी को बोलते हैं हम लोग रेगुलेशन, कि जब किसी आइस पर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट करता है, और जैसे ही प्रेशर रिलीज होती है, उससे प्रेशर हटता है, वो फिर से फ्रीज होना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे अगर मान लो तार इसके ऊपर रखा हुआ था, तो यहाँ प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने के बाद मेल्ट हुआ, तार अंदर घुस गया होगा बर्फ के अंदर, अब ऊपर तो तार है नहीं, ऊपर तार नहीं है, तो ऊपर क्या होना स्टार्ट करेगा, फ्रीज होना स्टार्ट करेगा, फिर नीचे वाला मेल्ट होते 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 ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो गिर जाएगा, ऊपर वाला फ्रीज होता जाएगा, अंदर का फ्रीज होता जाएगा, फिर जहां तार नहीं वहां जमता चला जाएगा। कभी आप गोला खाओ, बर्फ का गोला, बर्फ का गोला खाओ, बर्फ के गोले में भी क्या होता है, पहले खूब क्रश करते, पतले 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 पतले, ठीक, उसके बाद एक उसके अंदर डंडी डाल करके ऐसे ऐसे प्रेस कर देते हैं। जब प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो फिर से वापस फ्रीज होकर के उसी जिस कंटेनर के अंदर डालता है उसी का शेप ले लेता ना। इसका मतलब जैसे ही प्रेशर हटा वो तुरंत क्या होगा, फ्रीज होना स्टार्ट कर देगा। अगर हाथ उस पर दबाए रहोगे तो पिघलना स्टार्ट कर देगा जल्दी, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेगुलेशन। तो कुछ देर बाद क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ, कुछ देर बाद ये होगा, ये पूरा, हाँ मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि होगा एक्चुअली क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। अरे रिटार्डेशन नहीं चाहिए, कुछ देर बाद ये होगा बेटा, बात नहीं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। कुछ देर बाद ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, देखना। ये देखो, ये ऐसे, ये जो आपके पास है, एक साथ नहीं पकड़ा रहा है, हाँ, अब ये ऐसे निकलते 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 ये गिर जाएगा नीचे, लेकिन ये आइस जहां का तहीं ही रहेगा, टूटेगा नहीं। मतलब ये कुछ इस प्रकार से होगा, मान लो इनिशियली यहाँ पे था ये आपके पास, ये पिघलते पिघलते अंदर जाएगा, प्रेशर बढ़ा, यहाँ पे जब जहां जहां वायर होगा वहां प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्ट होगा, और धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, जहां जहां प्रेशर कम होगा ऊपर से वापस से क्या होगा, फ्रीज होना स्टार्ट हुआ, फ्रीज होना स्टार्ट हुआ, अल्टीमेटली ये गिर जाएगा लेकिन ये बर्फ टूटेगा नहीं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेगुलेशन। बात समझ में आ गई? तो लिख लो फटाफट, द फिनोमिना, the phenomena in which ice melt, the phenomena in which ice melt when pressure is increased, when pressure is increased and again freezes, and again freezes when pressure is removed and again freezes
क्या बोले, द फिनोमिना इन विच आइस मेल्ट व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, एंड अगेन freezes when pressure is removed, and again freezes when pressure is removed is called reglation. रेगुलेशन का मतलब ही वर्ड होता है री, मतलब फिर से, ग्लेश ग्लेश ग्लेस का मतलब होता है जमना, फ्रिज होना, तो फिर से जम गया, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेगुलेशन, ठीक है। आ जाओ हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है लेटेंट हीट। आपके पास केमिस्ट्री में भी शायद आया होगा लेटेंट हीट। इससे पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में शायद पढ़ा था स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट याद है किसी को, और दूसरा पढ़ा था मोलर स्पेसिफिक हीट। थोड़ा समझ लीजिएगा, एक समझ जाएंगे तीनों समझ जाएंगे, स्पेसिफिक हीट, और फिर पढ़ा था आपने यहां पर मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला था स्मॉल सी इज इक्वल टू था, याद होगा आपके पास, स्मॉल सी इज इक्वल टू था डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। किसी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को कितना हीट दिया जाए कि उसके टेम्परेचर में, हाँ, किसी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को कितना हीट दिया जाए कि उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री राइज हो जाए, 1 डिग्री राइज हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक, हाँ 1 डिग्री बढ़ जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। लेकिन मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या था, एकदम सेम इसी तरीके से था, डेल्टा क्यू अपॉन में एन डेल्टा टी था। तो क्या था, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को कितना हीट दिया जाए कि उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री राइज कर जाए, उसको हम क्या बोलते थे, मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। सिंपल सा, दोनों में यही काम हो रहा था। पहले वाले में किसी यूनिट मास को हीट दिया जा रहा था, दूसरे वाले में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हीट दिया जा रहा था। दोनों ही केस में कितना टेम्परेचर बढ़ रहा था, 1 डिग्री बढ़ रहा था, ठीक है। तो ऐसे को हमने स्पेसिफिक हीट और इसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते थे। लेटेंट हीट में क्या होगा, किसी सब्सटेंस को कितना हीट दिया जाए कि वो अपना स्टेट ही चेंज कर ले। स्टेट चेंज करने का मतलब समझते हो, सॉलिड है तो लिक्विड में हो जाए, या लिक्विड है तो गैस में हो जाए, ऐसा मतलब वो अपना स्टेट चेंज कर ले, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। किसी सब्सटेंस को Q इज इक्वल टू ml होता है, इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। किसी मास को, यूनिट मास को कितना हीट दें कि वो अपना क्या चेंज कर ले, स्टेट चेंज कर ले, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। बात समझ में आ गई, बहुत इजी एकदम, तीनों एक दूसरे के भाई लग रहे हैं। तो लिखो फटाफट बच्चों, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट इसी को बोलते हैं, एल को लिख लो बच्चों। द अमाउंट ऑफ हीट, लेटेंट हीट और किसका बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट पढ़ा चुके हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change the state of required to change the state of unit mass of substance at constant temperature and pressure is called, at constant temperature and pressure is called latent heat, is called लेटेंट हीट। इसका फॉर्मूला ये नोट कर लीजिएगा, Q इज इक्वल टू ml, और चाहे तो इसका नोट में भी आप लिख सकते हैं इसकी SI यूनिट वगैरह, आप ऐसे भी लिख सकते हो, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Q बाई M हो जाएगा ना। तो यहां से L को बोलते हैं लेटेंट हीट, इसकी SI यूनिट क्या होगा आप लोग बता सकते हो क्या, बताओ तो, SI यूनिट ऑफ L, हाँ ये इसका होगा, Q क्या है, हीट का होगा जूल, और मास का क्या होगा kg, तो जूल पर kg, ठीक है। CGS यूनिट बताओ देखे तुम,
हाँ, कैलोरी पर ग्राम। बात समझ में आ गई? नोट कर लो फटाफट। इसी का अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इसी का बड़ा बड़ा भाई, पहला पार्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? किसी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को, L इज इक्वल टू, जो ये था देखो, Q इज इक्वल टू ml था ना, यहां से किसी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को कितना हीट दिया जाए कि वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे ही तो लिक्विड में चेंज होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां स्टेट किस में चेंज हो रहा है? सॉलिड टू लिक्विड में चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ, हाँ, to change the state of substance from solid to liquid at its melting point is called latent heat of fusion। बात समझ आ गया? उसी का दूसरा भाई होगा, दोनों साथ में पढ़ लेते हैं, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ, अब तुम लोग समझ गए होगे वेपराइजेशन का मतलब वेपर में चेंज हो रहा है, तो वेपर में कब चेंज होगा? लिक्विड से गैस में चेंज होगा। इसका मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ लिक्विड फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल होगा तभी तो वेपर में चेंज होगा, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड टू वेपर या गैस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? चलिए लिखते हैं फटाफट। पहला हेडिंग लिख लीजिएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ब्रैकेट में इसको लिख लीजिएगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं L बेस में F से, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं L बेस में V से। नहीं नहीं लिखवाएंगे हम, हाँ हम भागे जा रहे हैं। देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट required to change the state of unit mass of substance, to change the state of unit mass of substance change the state of unit mass of substance from solid to liquid, unit mass of substance from solid to liquid at its melting point, is called latent heat of fusion or latent heat of melting. It's called latent heat of fusion or latent heat of melting. नोट में पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, the latent heat of fusion of ice is 3.3 into 10 to the power 5 जूल पर केजी। 3.3 into 10 to the power 5 जूल पर केजी, मतलब समझते हो? किसी 1 केजी आइस को हमें लिक्विड बनाना है तो कितना हीट देना पड़ेगा? 3.3 into 10 to the power 5 जूल का हीट देना पड़ेगा, तभी वो किस में चेंज होगा? लिक्विड में चेंज होगा, अपना स्टेट चेंज करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हेडिंग लिख लीजिएगा। वीडियो वाला समझ में आ रहा है ना सबको बच्चों? Yes, sir. वेरी गुड। देखिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट required
the amount of heat required to change the state of unit mass of substance from liquid to vapor at its boiling point is called latent heat of vaporization or latent heat of boiling. It's called latent heat of vaporization or latent heat of boiling. हो गया? चलो नेक्स्ट। अब चाहो तो नोट में ये भी लिख सकते हो, इसका भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर देख लेते हैं। नोट में लिख लीजिएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.6 into 10 to the power 5 जूल पर केजी। ठीक है, हाँ मतलब 1 केजी वाटर अगर है आपके पास, वाटर को तो वैसे केजी में नहीं लेना चाहिए, लीटर में लेना चाहिए, है ना। 20 केजी पर केजी मत लिखो, बस ऐसे लिख दो 22.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। ठीक है, 1 केजी आपके पास वाटर हो, उसको हमें वेपर में कन्वर्ट करना है, तो हमें कितना हीट देना पड़ेगा, 22.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल का हीट देना पड़ेगा। समझ में आया? लिक्विड का वेट भी तो होता है कि लिख दो पर केजी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग अगर एल की वैल्यू भी निकालेंगे तो हमारे पास क्यू बाई एम आएगा, तो ठीक है, इसका जूल हो जाएगा, इसका केजी लिखना जरूरी है। चलो लिख दो, सही है, नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, लिख लो एल वी इज इक्वल टू 22.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। हो गया? आ जाओ, वीडियो वाले बच्चों हो गया तो बताना सभी लोग, यस नो, यस सर, सब सो गए सब, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आप लोग जानते भी हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। आज किसी के हाथ जला है? किसके हाथ जला है? पहले का जल चुका है। आप लोग घर पे कभी ऐसा करके देखना, एक छोटा सा निडल लेना, सुई लेना, है ना, और मोमबत्ती जला लेना और एक एंड पर ऐसे पकड़ लेना, मोमबत्ती के ऊपर निडल का एक एंड रख लेना, दूसरा एंड अपने हाथ में ऐसे पकड़ना। क्या होगा? कुछ देर बाद हाथ जलने लगता है। क्यों जलने लगता है भाई? हीट ट्रांसफर होता है ना। वेरी गुड, हाँ, गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, बहुत तरीके का आप लोग लगा लिया, है ना। रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास जो हीट है वो 3 तरीके से ट्रांसफर होती है। पहले मेथड को हम बोलते हैं कंडक्शन मेथड, दूसरा जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन मेथड, और तीसरा मेथड जो होता है उसको बोलते हैं रेडिएशन मेथड। रेडिएशन कंडक्शन मेथड में क्या होता है पहले ये समझिएगा। अब मेरे लेट मी स्पीक फर्स्ट, उसके बाद आप लोग बोल लीजिएगा तो हमको अच्छा लगेगा। जैसे करो, ये आपके पास एक लोहे का रॉड था, पहला हम लोग क्या पढ़ना है, कंडक्शन मेथड, ध्यान समझिएगा। और आपने इस वाले एंड पर आपने क्या जलाया, एक कैंडल जलाया, हाँ कैंडल जला लिया। मोमबत्ती कुछ और होता है, लोग जो भी तुम बोल लो भाई,
ऐसे ऐसे चला लो, और इस एंड को हमने अपने उंगलियों से हाथ से पकड़ लिया। कुछ देर बाद होगा क्या, हीट ट्रांसफर होती है। जानते हो क्या होता है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट नहीं होती है। मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करता, मॉलिक्यूल्स वहीं रहता है। बस क्या करता है, जो उसको हीट मिला वो अपने बगल वाले को पहुंचाए, हीट बस ट्रांसफर कर रहा है यहां से, ऐसे एक दूसरे को ही ट्रांसफर कर रहा है। देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनकी एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती है, बट हीट का ट्रांसफर करता है। इस मेथड को हम बोलते हैं क्या, कंडक्शन मेथड। जैसा देखा होगा, बहुत बड़े बिल्डिंग में काम लगता है तो एक एक लेबर ले जाके ऊपर नहीं पहुंचाता है। क्या होता है, एक लाइन से सारे लेबर खड़े हो जाते हैं, एक ईटा लेता है, दूसरे को ऐसे थमाता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा को, ऐसे ऐसे करते करते पूरा वहां तक पहुंच जाता है कि नहीं। एक ही बार बार आएगा जाएगा तो थक जाएगा, एक घंटे में ही पूरा थक जाएगा। और इस तरीके से क्या है, एक घंटे में आपके पास पूरा का पूरा सामान ट्रांसफर हो जाता है। तो सब एक जगह रुके हुए हैं, बस क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, हीट को। जो हीट है उसको ट्रांसफर करते चले जा रहे हैं। इस तरीके से कुछ देर बाद यहां पर ये गर्म होने लगता है। आजकल एक बड़ा बढ़िया सा प्रचार आता है, हेवल्स का प्रचार आता है, हेवल्स वायर का। एक मम्मी रोटी बनाती रहती है, कोई अब चिमटा लेकर के चिमटे से रोटी उतारती है, वो क्या नाम है, वो जो रहता है कोयले पर रोटी सेकती रहती है, तो उनका हाथ जल जाता है। तो छोटा सा एक लड़का रहता है, वो जाता है हैवेल्स की तार को मोड़ करके लाता है मोटा सा, और उससे कहते हैं कि लो तुम मतलब अब लीजिए, अब रोटी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो रोटी बनाती है, हाथ नहीं जलता। क्यों, क्योंकि हैवेल्स के अंदर हीट का ट्रांसफर थोड़ा कम होता है, तो हाथ नहीं जलता है ना। यही कारण है कि यही यही कंडक्शन मेथड है, जिससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखा होगा घर पे जो तवा होता है उसका हैंडल लगाया जाता है, जी सर, लकड़ी का लगा होता है, या फिर इंसुलेटेड, हम प्लास्टिक नहीं होता वो, हाँ प्लास्टिक भी कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक वो नहीं होता, प्लास्टिक होता तो वो गल जाता, कचकड़ा भी नहीं होता है, रबड़ का भी नहीं होता।